तो यहाँ मैं अगर बात करूं बेटा, तो हमने हीट लविंग प्रोकार्योट्स के बारे में बात किया था। फिर हमने बात किया था बेटा सॉल्ट लविंग प्रोकार्योट्स, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया। कौन से बेटा? हेलोफाइल्स। फिर हमने बात किया था बेटा मिथानोजेंस। ठीक है, तो 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था पूरे के पूरे आर्कीबैक्टीरिया को। नंबर वन ग्रुप इज thermoacidophils, number 2 is halophils and number 3 is मिथानोजेंस। ठीक है, तो अब उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थर्मोएसिडोफिल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों। कोमल 1 मिनट रुकिएगा बेटा, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लूं, उसके बाद से आपसे बात करता हूँ। ठीक है, ये बेटा हमने एक्सट्रीम हेलोफाइल्स के बारे में बात किया, तो मतलब कि जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, हाइपर सलाइन एरियाज में रहते हैं, बहुत नमक है जहां पे। और ये कुछ और आर्कीबैक्टीरिया के फोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर किए थे, देखा था आपने बेटा। देन दीज आर द यूबैक्टीरिया लाइक न्यूमोनिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को हमने नाम दूसरा दिया था बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन याद रखना बेटा, यहाँ पे एल्गे वर्ड यूज किया जा रहा है, ये एल्गे नहीं होते हैं। नाम में है ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन ये एल्गे नहीं होते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया होते हैं एक तरीके से, मान के चलो ये मोनेरा के यूबैक्टीरिया के ग्रुप में आते हैं। ठीक है, फिर हमने बेटा आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया को कंपेयर किया था यहाँ पे बेटा। आर्कीबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया एक बार कंपेयर हो गया था, हमने देख लिया था, जान लिया था। नेक्स्ट मूव करते बेटा हम लोग टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया? लेट्स सी। टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया में हमने सीखा था बेटा रिगार्डिंग दी, यहां हमने बात किया था बेटा रिगार्डिंग दी थर्मोएसिडोफिल्स। देखिएगा, आर्कीबैक्टीरिया के बेटा पहला क्लास आता है, ग्रुप आता है यहाँ पे बेटा थर्मोएसिडोफिल्स, मिथानोजेंस एंड हेलोफाइल्स। ठीक है, अब इन्हीं को 3 बार डिवाइड करके पढ़ते हैं। मिथानोजेंस, मिथानोजेंस कौन से होंगे बेटा? 2 नाम यहाँ पे मिलेंगे आपको, मिथानोकोकस एंड र्यूमोकोकस। मिथानोकोकस एंड र्यूमोकोकस, तो ये मिलेंगे आपको बेटा गोबर में, मतलब कि गोबर मतलब कि काउ डंग, ठीक है, बफेलो डंग। वैसे एनिमल्स जो कि जुगाली करते हैं, हिंदी में इसको जुगाली बोलते हैं। क्या होता है जुगाली करना? और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रूमिनेशन। रूमिनेशन, व्हाट इज रूमिनेशन? रूमिनेशन मीन्स, लिसन केयरफुली, रूमिनेशन मीन्स कि एक बार खाने को खा लिया, फिर जब टाइम मिला तो उस खाने को पेट से फिर से मुंह के पास लाए और चबाया और फिर से निकल गए। और ऐसा करते हैं बेटा गाय, भैंस, बकरी। ठीक है, ये जुगाली करने वाले जानवर, इनको जब फ्री टाइम मिलता है तो ये पेट से खाने को फिर से मुंह में लेके आते हैं और फिर चबाते हैं, फिर दोबारा पेट में डालते हैं। तो इनके स्टमक में कई रीजन्स होते हैं बेटा, कई एरियाज होते हैं। तो जैसे हमारा स्टमक तो भैया एक हो गया, इनमें 4 एरियाज होते हैं। स्टमक में क्या होते हैं? 4 एरिया होते हैं। एक होता है र्यूमेन, एक होता है एबोमेसम, एक होता है ओमासम, एक होता है बेटा एक एक्स्ट्रा चेम्बर। ठीक है, तो टोटल 4 चेम्बर्स होते हैं, इसीलिए इन एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट। ठीक है, क्योंकि इनके स्टमक में क्या होता है बेटा? र्यूमेन होता है, र्यूमेन नाम का एक चेम्बर होता है। ठीक है, और इसीलिए इनको रूमिनेटिंग एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में उसी को जुगाली करना बोलते हैं। ठीक है, तो जो दोबारा सुनिएगा बेटा, ये जब ग्रेजिंग करते हैं, घास चरते हैं, उसी को ग्रेजिंग बोलते हैं। जब ये ग्रेज करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं बेटा, तो घास को काटा, मुंह से, दांतों से काटा और अपने मुंह में सीधे हल्का चबा के डाल दिया। ठीक है, हल्का चबाया, फिर यहां से भेज दिया बेटा कहां? अपने स्टमक में, र्यूमेन। र्यूमेन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान से सुनना। र्यूमेन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं। कौन से बैक्टीरिया बेटा? मिथानोकोकस और र्यूमोकोकस। ठीक है, क्यों नाम है र्यूमोकोकस? बहुत आसानी से समझ पा रहे हो आप लोग। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि प्लांट सेल्स में, क्योंकि ये प्लांट खाए हैं बेटा, ये एनिमल, ठीक है, घास खाए हैं, तो इस प्लांट में क्या है बेटा? सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज हर प्लांट सेल का सेल वॉल होता है। हर प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग है वो सेल्यूलोज से बना होता है, और इस सेल्यूलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, या कोई भी जानवर आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, गाय, भैंस, बकरी का तो ये खाना ही होता है सेल्यूलोज। ठीक है, जो आपकी बेटा वुड है, आपका जो पेपर है, वो सेल्यूलोज है। ठीक है, तो क्या आप पेपर खा के जिंदा रह सकते हो? लेकिन देखो बेटा, गाय, भैंस, बकरी या पेपर मिल जाए खा जाते हैं। ठीक है, क्या आप घास खा के जिंदा रह सकते हो बेटा? क्या आपका पेट भर जाएगा? पेट भरने के बाद क्या आपको एनर्जी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम रूमिनेंट नहीं है, इस बात पे ध्यान देना बेटा।
हम रूमिनेटिंग एनिमल नहीं है, हमारे पास बेटा रूमिन नहीं है, और हमारे स्टमक में ऐसे मिथानोजेंस भी नहीं है। तो ये मिथानोजेंस, मैं एमजी लिख रहा हूं, एमजी फॉर मिथानोजेंस, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं और तोड़ के बेटा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब सेलुलोज डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हम सेलुलोज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम कोई भी हमारे स्टमक में या सलाइवा में नहीं है। सुना बेटा आप लोगों ने? कोई दिक्कत आई? नहीं। ठीक है, दिक्कत आए तो तुरंत पूछना है बेटा आप लोगों को। अभी एक बात और सुनिएगा, हम सेलुलोज खाते हैं, लेकिन कैसे खाते हैं? पका कर खाते हैं। आप हरी सब्जियां खाते हो, कच्चा नहीं खाते हो। आप रोटी खाते हो, आप बेटा गेहूं नहीं खाते हो। अगर आप गेहूं खाते और गेहूं पचा पाते, मतलब कि आप सेलुलोज ईटिंग हो। हम बेटा राइस कच्चा नहीं खाते हैं, कैसे खाते हैं? पका के खाते हैं। अगर आप कच्चा चावल खाओ तो आप इस सेलुलोज को पचा ही नहीं पाओगे। ठीक है, चावल में सेलुलोज है, तो उस सेलुलोज को पचाने के लिए हम क्या करते हैं, तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, उसे हीट करते हैं, मतलब कि अपने किचन में गर्म करते हैं भैया, तो राइस कुक हो गया। कुक मतलब क्या? सेमी डाइजेस्टेड। उसमें सेलुलोज के कुछ बॉन्ड्स टूट जाते हैं। हम सब जानते हैं बेटा कि बॉन्ड्स का टूटना ही डाइजेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सेलुलोज के कुछ बॉन्ड्स टूट जाते हैं, उसके बाद से फर्दर हम उसे अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? आप कच्चा आलू नहीं खा सकते हो, नहीं पचा सकते हो। ठीक है, आप कच्चे फ्रूट्स को नहीं खा सकते हो, आप पके हुए फ्रूट्स को खा सकते हो। पके हुए फ्रूट में सेलुलोज डाइजेस्टेड होता है। ठीक है, कच्चे आम देखो टाइट होता है, आप काटो, आप टेस्ट के लिए खाओगे, हाँ खट्टा मीठा लगता है कच्चा आम, आप उसके लिए खाओगे, लेकिन उससे उतनी मिठास नहीं मिलती है, उससे उतना बेटा एनर्जी आपको नहीं मिलता है। लेकिन एक स्वीट फुल्ली राइपेंड अगर आप मैंगो खाते हो तो उससे आपको एनर्जी मिलती है, और वो बेटा देखो पूरी तरह से पका हुआ रहता है, मतलब कि आप कंप्रेस करो तो दबता है, मतलब कि उसके सेल वॉल बेटा टूट चुके हैं, थोड़े थोड़े डाइजेस्ट हो चुके हैं। अब वो आपके बॉडी में जाएगा और आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात को समझ में आया बेटा आपको? लेकिन जो सेलुलोज खाने वाले एनिमल्स डायरेक्ट, उनके पास तो भैया पचाने का काम क्या है? ये र्यूमोकोकस या मिथानोकोकस ही कर रहे हैं। अभी आपको बेटा सेलुलोज डाइजेशन से कोई डाउट आया तो पूछिएगा। यस युवराज बोलिएगा बेटा। सर मिथेनोकॉकस और र्यूमेनोकॉकस में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं बेटा, ये दो अलग अलग स्पीसीज हो सकते हैं। एक का नाम बेटा मिथानोकोकस इसलिए पड़ा क्योंकि मीथेन बना रहा है। ठीक है, और र्यूमोकोकस इसलिए नाम दिया जा रहा है क्योंकि बेटा कैटल्स के र्यूमिन में होता है, तो ये स्पीसीज डिफरेंस हो सकता है। यस सर। यस पायल बोलिएगा बेटा। यस डाइजेशन सर एक बार सेल्यूलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। सेल्यूलोज कांट बी डाइजेस्टेड बाय अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और एनी ह्यूमन बीइंग, as cellulose digesting enzymes are absent in case of us। ठीक है, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, सेल्यूलोज को पचाने के लिए हमें चाहिए होता है क्या बेटा? सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो कि हमें एब्सेंट है। तो आप अगर कच्चा आलू खाते हो, कच्चा आटा खाते हो, कच्चा चावल खाते हो, तो वो पचेगा नहीं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। हम उसे कुक करते हैं जिससे ये सेल्यूलोज पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, फिर फर्दर हम उसे खाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कैटल्स, कैटल्स आसानी से बेटा इसे खा लेते हैं, चावल खा लेंगे कच्चा, या फिर बेटा घास खा लेते हैं, कच्चे लीफ खा लेते हैं बेटा। और उन सेल्यूलोज को, उन बेटा प्रोडक्ट्स को पचाने वाला कौन है? उनके र्यूमिन का मिथानोकोकस या र्यूमोकोकस। मिथानोकोकस मिलेंगे कहां पे बेटा? मार्सी एरियाज में, जहां पे बेटा दलदली एरिया है, स्वाम्पी एरिया है। स्वाम्पी का मतलब होता है दलदली एरिया, जहां पे बहुत सारा सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो रहा है, सड़ रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट में सड़ रहा है, तो इन्वायरमेंट में सड़ाने का काम कौन कर रहा है बेटा? पुराने प्लांट्स को, ये मिथानोकोकस। ठीक है, अगर हम अपने गोबर गैस प्लांट में, आपने सुना होगा बायोगैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट, यस सर जमीन के नीचे गड्ढा खोद दिया और बड़ा सा एक बायोगैस प्लांट डाल दिया, उसमें टाइम टू टाइम पे बेटा क्या डालते हैं? गोबर डालते रहते हैं, काऊ डंग डालते रहते हैं। तो काऊ डंग एंड डोमेस्टिक वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट का मतलब होता है घर का निकला हुआ भैया फल सब्जियों के छिलके, ठीक है, वो डाल दिया हमने। फिर हमने बेटा घर से निकले हुए भैया जो पेपर वेस्ट हो गया, कागज हो गया, वो भी डाल सकते हैं, वो भी सड़ जाएगा, इसमें डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक, ठीक है, मेटल्स एंड
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं होनी चाहिए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अगर हम यहाँ डालते हैं तो वो यहाँ पे बेटा क्या होगा, सड़ेगा, फर्मेंट होगा और यहाँ से गैस बनेगी बेटा मीथेन CH4। और ये मीथेन गैस हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है, ठीक है, हाईली इन्फ्लेमेबल, जिससे फायदा क्या होता है कि ये गैस फर्दर पाइप के थ्रू चली जाती है बेटा किचन में या फिर दूसरे यूजेस के लिए और उन्हें बेटा जलाया जाता है, ठीक है। तो मिथानोकोकस के बिना बेटा मीथेन गैस बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट प्रोसेस में चलते बेटा हेलोफाइल। हेलोफाइल्स इंटरेस्टिंग है बेटा। हेलोफाइल्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बेटा सॉल्ट लविंग एंड दीज सॉल्ट लविंग बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन हाइपरसलाइन लगून। हाइपरसलाइन का मतलब होता है बेटा जहां बहुत ज्यादा नमक है, ठीक है। दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया सच एज ग्रेट सॉल्ट लेक। ये ग्रेट सॉल्ट लेक बेटा नाम है, ठीक है। ग्रेट सॉल्ट लेक कोई ग्रेट एरिया को नहीं बोल रहे बेटा। ग्रेट सॉल्ट लेक एक ऐसा लेक है जहां पे बेटा बहुत सारा समुद्री पानी, मराइन वाटर जमा हो गया है और मराइन वाटर जमा होने के कारण वो टाइम टाइम पे क्या हो रहा है बेटा, इवापोरेट कर जा रहा है, पानी उड़ जा रहा है और नीचे नमक बच जा रहा है, सॉल्ट बच जा रहा है, तो वो हाइपर सलाइन कंडीशन में हो गया। एंड डेड सी, ठीक है, डेड सी, ठीक है। सी का ही एक ऐसा पार्ट है जहां पे बहुत ज्यादा बेटा सैलिनिटी होने के कारण अगर आप उस पानी में जाओ, डेड सी वाले एरिया में जाओ, ठीक है, पानी पे जाओ तो आप फ्लोट करोगे, आप पानी में डूबोगे नहीं। आप पैर हाथ ऐसे फैला के सो जाओ तो पानी के ऊपर आप फ्लोट करोगे। क्यों नहीं डूबोगे भैया? क्योंकि आपके, ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपकी बॉडी जितने वाटर को डिस्प्लेस कर रही है बेटा वो हाईली कंसंट्रेटेड वाटर होने के कारण, नमक ज्यादा होने के कारण, उतना बेटा वो पार्ट बायंसी के कारण आपके बॉडी को रिपेल कर देगा, धक्का दे देगा और आप डूबोगे नहीं, आप अपने ही पोजीशन पे स्टैटिक रहोगे, ठीक है। तो इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि एक गिलास पानी लो और उसमें बेटा एक एप्पल डाल दो, एप्पल नीचे सिंक कर जाएगा, या फिर एक आलू डाल दो, ठीक है, आलू पोटैटो बेटा नीचे सिंक कर जाएगा। लेकिन आप उसी ग्लास के पानी में अब नमक घोल दो बेटा, 2-3 चम्मच, 2-3 चम्मच घोलना, ठीक है, 2-3 चम्मच नमक घोल दो और उसी आलू को ऊपर डालो। आप देखोगे बेटा कि दोनों ही कंडीशन में आपका आलू नमक वाले कंडीशन में फ्लोट करेगा, ऊपर रहेगा, डूबेगा नहीं। तो ये क्या बता रहा बेटा कि हाइपर सलाइन कंडीशन में बॉडी नीचे सिंक नहीं करती है, ठीक है। तो हाइपर सलाइन बोला बेटा मैंने, ठीक है। मराइन एज कंडीशन में बेटा अगर नॉर्मल सी में जाते हो आप तो आप डूब जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल सी में जाओ तो नहीं डूबोगे। लेकिन एज कंपेयर टू सी एंड डेड सी, डेड सी ऐसा नहीं है बेटा कि मरा हुआ सागर है कोई, वहां डेड सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां आप अगर अपने हाथ पैर फैला के बैठ जाओ तो आप डूबोगे नहीं। ऐसा नहीं कि आप उसमें हाथ डालो तो आपका हाथ पानी में नहीं जाएगा, जाएगा, लेकिन ये बस जस्ट फिजिक्स है बेटा, ठीक है। यस आदित्य बोलिएगा डाउट। तो सर इसे स्विमिंग पूल जैसे हम लोग स्विमिंग सीखने जाते हैं वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं ना सर, इस कॉन्सेप्ट को? नहीं, नहीं यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारा नमक लगेगा आपको बेटा, और उसके साथ साथ अगर आप डेड सी में रहते हो या फिर नमक वाले पानी में लंबे समय तक रहते हो, ठीक है, तो आपके शरीर से पानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपने शायद ऑस्मोसिस पढ़ा होगा। यस सर, यस सर। हाँ तो याद कीजिए, ऑस्मोसिस में क्या होगा बेटा, आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रहते हो तो आपकी बॉडी से पानी खींच के या पॉन्ड में जाने लगेगा, ठीक है, और आप डिहाइड्रेट करके मर जाओगे, ठीक है। तो रिक्रिएशन के लिए थोड़ी देर के लिए भैया, ठीक है, आधे घंटे 15 मिनट के लिए कोई उसी में जाके नहा सकता है या जा सकता है, लंबे समय के लिए नहीं। स्विमिंग पूल में लोग घंटों घंटों तक बेटा स्विम करते हैं और सीखते हैं, और ये हाइपर सलाइन कंडीशन, बहुत ज्यादा नमक है, ये आपके आंखों में अगर गया बेटा तो आंखें डैमेज हो सकती है, आपकी आंख की जो कंजक्टिवा है वो श्रिंक करने लगेगी, आंख बहुत जलेगा। तो इसे यूज नहीं किया जा सकता किसी भी स्विमिंग पूल में, और ये इकोनॉमिकली भी फिजिबल नहीं होगा उतना सारा नमक स्विमिंग पूल में डालना बेटा, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो अब हम हेलोफाइल्स के कैरेक्टर्स के बारे में बात करते बेटा। हेलोफाइल्स आर सराउंडेड बाय ए पर्पल मेम्ब्रेन in which a pigment bacteriorhodopsin is found। इनमें एक पिगमेंट मिलेगा बेटा बैक्टीरियोरोडोप्सिन। रोडोप्सिन पिगमेंट हमारे आई में भी होता है, ठीक है, लेकिन केमिकली ये इससे अलग है, इसीलिए इसका नाम बेटा अलग है, बैक्टीरियोरोडोप्सिन हो गया, क्योंकि ये बैक्टीरिया में मिलता, नाम हो गया बैक्टीरियो
रोडोप्सिन। हमारे आई के रेटिना में भी वो पिगमेंट है बेटा जिसको हम रोडोप्सिन एंड आइडोप्सिन बोलते हैं। ठीक है, ये कैसा पिगमेंट है भैया, ध्यान से सुनना बेटा, पर्पल कलर का पिगमेंट है। कहां मिलेगा, इनके मेम्ब्रेन में मिलेगा। ठीक है, और इसके हेल्प से ये क्या करते हैं बेटा, लाइट एनर्जी को डायरेक्टली एटीपी बनाने में यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस नहीं, ये स्टार्च नहीं बनाते हैं, ये ग्लूकोज नहीं बनाते, डायरेक्ट एटीपी बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लाइट से डायरेक्ट क्या बनाते हैं, एटीपी, नो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में याद करो बेटा, स्टार्च बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, युवराज बोलिएगा डाउट। सर एटीपी की फुल फॉर्म सर क्या होती है? एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हाँ। एटीपी हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में बेटा एनर्जी का काम करता है, इसे एनर्जी कॉइन बोलते हैं। एटीपी से ही हर एक एनर्जी ड्राइवन प्रोसेस काम करता है, मतलब एटीपी सर ये नहीं बना, प्लांट में भी होता है? हर एक जगह होता है बेटा, हर एक सेल में होता है। विदाउट एटीपी वी कांट इवन थिंक अबाउट द एनी केमिकल प्रोसेस और एनी एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस। ठीक है, एटीपी ही हर जगह, पूरी दुनिया का सारांश ही है एटीपी। बिना एटीपी के कोई रिएक्शन नहीं चलेगा, कोई एनर्जी ड्रिवन रिएक्शन नहीं चलेगा। एटीपी ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए एटीपी को बोलते हैं एनर्जी कॉइन। इसे क्या बोलते हैं, एनर्जी कॉइन। ये कहां बनता है, हमारी बॉडी में, इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि बैक्टीरिया की बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा। इन केस ऑफ बैक्टीरिया एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं मीजोजोम। बैक्टीरिया में क्या स्ट्रक्चर होता है, मीजोजोम, और ये मीजोजोम बना के देते हैं क्या, एटीपी इन केस ऑफ, मतलब कि रेस्पिरेशन का काम करते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ बैक्टीरिया। मैं बेटा अभी आज की बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा था। यस कोमल बोलिएगा बेटा, आपके क्या डाउट है। हाँ, यहाँ हम लोग बात किए बेटा रिगार्डिंग द बैक्टीरियोरोडोप्सिन, एटीपी फॉर्मेशन। दे कैन नॉट प्रिपेयर, अगर बात करें बेटा हैलोफाइल्स के बारे में, दे कैन नॉट प्रिपेयर फूड लाइक यू बैक्टीरिया। ये यू बैक्टीरिया जैसा खाना नहीं बना सकते, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं करते। इंस्टेड ऑफ दे डायरेक्टली फॉर्म एटीपी, देयरफॉर दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, इसीलिए इनको बेटा नॉन फोटोसिंथेटिक बोलते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं बेटा, ये डायरेक्टली एटीपी बना लेते हैं। चलिए ये बात बेटा क्लियर हुआ हैलोफाइल्स तक का। अब चलेंगे बेटा हम लोग पढ़ेंगे थर्मोफाइल्स को, थर्मो एसिडोफिल्स के बारे में बात करते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स क्या होते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग बैक्टीरियाज होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, और ये हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, थर्मो एसिडोफिल्स मीन्स हीट एंड एसिड लविंग, मतलब कि बेटा हाई एसिडिक कंडीशन एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन पे भी सर्वाइव करते हैं। 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में बेटा ये सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, जो कि एसिडिक है, सोचो। ठीक है, ये क्यों सर्वाइव कर पाते हैं और हम क्यों नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, या दूसरे बैक्टीरिया क्यों नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। तो हाई टेम्परेचर में होता क्या बेटा, हाई टेम्परेचर में हमारे बॉडी के एंजाइम्स डीनेचर होने लगते हैं, या बॉडी के एंजाइम्स टूटने लगते हैं। तो उस कंडीशन में जो बॉडी के एंजाइम्स टूट रहे हैं, बॉडी के एंजाइम्स डीनेचर हो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा बॉडी भी सर्वाइव नहीं करेगा। याद करो, आपको जब फीवर होता है तो टेम्परेचर बॉडी का हाई हो रहा है फीवर में, आपके ओरल कैविटी में, माउथ में, अगर आपने बेटा कोई फूड लिया, खाना खाया उस समय फीवर के समय, तो उसका टेस्ट नहीं आता है, आप जोर जबरदस्ती उस खाने को खाने की कोशिश करते हो, निगलने की कोशिश करते हो। ठीक है, जस्ट फॉर योर सर्वाइवल। लेकिन इस बात को याद रखें स्टूडेंट्स कि हाई टेम्परेचर में हमारे एंजाइम्स, सलाइवा, एमाइलेज एंड अदर एंजाइम्स, देयर फैक्टर्स वहां काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डीनेचर हो गए हैं, और इसी के कारण हमें स्वाद नहीं आता है। बालक समझ में आया। और यही होता है बेटा किसी भी जगह कि टेम्परेचर अगर बढ़े, ठीक है, टेम्परेचर अगर जरूरत से ज्यादा बढ़े, तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर है हमारे लिए। किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, अगर बर्ड्स के लिए बात करें बेटा, तो 39 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमल टेम्परेचर है। ठीक है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन के लिए बात करें 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। यस पायल बोलिएगा। सर ये थर्मो एसिडोफाइल्स कितने हाई टेम्परेचर तक रह सकते हैं फिर? नहीं बेटा, ये 110, 120 तक मैक्सिमम सर्वाइव करेंगे, और उससे ज्यादा टेम्परेचर होगा बेटा तो ये भी मर जाएंगे। प्रेशर कुकर का क्या टेम्परेचर होता है फिर?
प्रेशर कुकर में बेटा बॉइलिंग टेम्परेचर से ज्यादा होता है और उसके साथ साथ प्रेशर कुकर में प्रेशर भी होता है। तो ये हाई टेम्परेचर में तो भी सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन हाई प्रेशर में जरूरी थोड़ा ना सर्वाइव करेंगे। ठीक है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हॉस्पिटल में जितने भी बेटा कैंची, ठीक है, फॉरसेप्स, सीजर्स, ये यूज किए जाते हैं सर्जरी के समय। ठीक है, सर्जरी किसी की हुई तो उसमें तो भी ब्लड लग गया, अब वो कॉन्टामिनेट हो गया। ठीक है, तो अगले पेशेंट की सर्जरी होगी तो क्या वही फॉरसेप ये सब चीजें यूज की जाएंगी? नो सर। नो, उन्हें क्लीन किया जाए। कैसे क्लीन करोगे? गर्म पानी में? नहीं, गर्म पानी में धोया भी हो सकता है बैक्टीरिया रह जाए उसमें। ठीक है, वायरसेस भी गर्म पानी से हो सकता है ना मरे। तो कैसे उनको क्लीन करते हैं भैया? उनको ऑटोक्लेव करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुने बेटा, ऑटोक्लेव क्या होता है? ये ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव कुछ नहीं है, प्रेशर कुकर ही है। ऑटोक्लेव is nothing, its working principle is same as pressure cooker, that is high temperature high pressure। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे उन इंस्ट्रूमेंट्स को रख दिया जाता है। तो जितने भी बेटा सीजर्स हो गए, ये सब चीजें हो गई बेटा, उनको एक बड़े से प्रेशर कुकर जैसे स्ट्रक्चर में रखा जाता है और बहुत हाई टेम्परेचर पे, ठीक है बेटा, प्रेशर बढ़ा के रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया, वायरस जितने भी इस पे लगे हुए हैं वो मर जाते हैं। फिर उन इंस्ट्रूमेंट्स को वहां से निकाला जाता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के बाद से, और उनको रख दिया जाता है यूवी चेंबर में। यूवी लाइट समझते हो बच्चों? अल्ट्रा वायलेट लाइट। ठीक है, आपका जो पीने का पानी आता है जो मशीन से, ठीक है, बोलते हैं ना उसको यूवी एंड आरओ। आपके पीने का जो पानी का मशीन है उस पर देखो लिखा होगा आरओ एंड यूवी। आरओ का मतलब होता है बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। यस कोमल, एक मिनट बेटा, एक मिनट बस ये बता दूं, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछता हूँ। रिवर्स ऑस्मोसिस, तो रिवर्स ऑस्मोसिस से हमारा पानी फिल्टर होता है और यूवी से उसके बैक्टीरिया वायरस को मारा जाता है। ठीक है, तो यूवी लाइट बेटा बैक्टीरिया और वायरस को मार देता है। यस बोलिएगा सर, ये वाटर बॉडी के लिए सही होता है? नहीं, देखिए अगर आरओ से पास होने के कारण बेटा इसमें जो मिनरल्स का अमाउंट होता है बहुत कम हो जाता है। नॉर्मल मिनरल्स का जो अमाउंट होता है वो होता है 50 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, किसके लिए बात कर रहे हैं ये वाला 50 मिली ऑस्मोल पर लीटर? टैप वाटर के लिए, नदी का पानी, तालाब का पानी। ठीक है, लेकिन जब इसे हम बेटा गुजारते हैं अपने फिल्टर के थ्रू, तो ये बेटा घट के आ जाता है 15 से 20 के बीच में आ जाता है। 15 to 20 मिली ऑस्मोल आता है, मतलब कि सॉल्ट का अमाउंट उसमें बहुत कम हो जाता है। और ऐसा पानी अगर हम पीते हैं तो वो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाती है। समझ में आया पायल? यस सर। हाँ, तो हमें पीना क्या चाहिए बेटा? ये वाला 50 वाला। ठीक है, लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें क्या है बेटा, बैक्टीरिया जैसा चीजें हैं। तो फिल्टर करने के चक्कर में क्या होता है कि हमें वो सॉल्ट लॉस करना पड़ता है। ठीक है, अगर ये 0 हो जाता है, नो आयन, अगर कोई आयन नहीं बचता पानी में, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग क्या बेटा? डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर मीन्स नो मिनरल। ठीक है, और वो अगर पी लिया आपने बेटा तो तुरंत के तुरंत बेटा हमारी जान जा सकती है विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर 2 आवर, क्योंकि उस पानी में क्या होगा, बिल्कुल मिनरल नहीं है। और वैसा अगर हमने पी लिया तो हाइपोटोनिक वाटर होता है, और हाइपोटोनिक वाटर आपके स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, और उल्टा क्या करेगा बेटा कि हर जगह एब्जॉर्ब होना शुरू कर देगा, घुसना शुरू कर देगा। तो गलत हो सकता है हमारे लिए बेटा, एडवर्स कंडीशंस ला सकता है। ठीक है, आप देखिए करके क्वेश्चन। यस कोमल, हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए बेटा। सर, जो यूवी रेस से अगर वाटर फिल्टर करेंगे वो ठीक होगा? नहीं, यूवी रेज से वाटर फिल्टर नहीं करते, ट्रीट करते हैं। यूवी रेज पानी के ऊपर पास करवाते हैं, तो उससे जो बैक्टीरिया वायरस है वो उसमें मर जाता है, खत्म बात, और कुछ नहीं। तो यूवी रेज लेकिन अगर हमारे स्किन के ऊपर पड़े बेटा तो ये हार्मफुल होते हैं। सन में भी यूवी रेज हैं, और इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं बेटा? यूवी प्रोटेक्टर लगाते हैं शरीर पे, या फिर हम लोग लगाते हैं बेटा सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं। चलिए कोमल, कोमल बोलिएगा। सर, हम उन इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज भी कर सकते हैं क्या? क्या बोला बेटा, समझ में नहीं आया। जो आपने कहा था ऑटोक्लेव करते हैं, सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें हम स्टेरिलाइज नहीं कर सकते क्या?
नहीं, स्टेरिलाइज का मतलब ही तो वो स्टेरिलाइजेशन ही है, स्टेरिलाइजेशन तो एक वर्ड है, ठीक है। आप उसे बेटा चूल्हे पे एकदम गरम जो आग जल रहा है उस पे रख दो, वो भी स्टेरिलाइजेशन है, ओके। ठीक है। तो उसमें Yes, अगर sir. होगा क्या, आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट जल जाएगा, ठीक है। अगर हम हाई टेम्परेचर चूल्हे पे रख देते तो उसमें नो डाउट कि बैक्टीरिया भी जल जाएगा, लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट भी खराब हो जाएगा, उसका टेम्पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हर एक इंस्ट्रूमेंट को हम जला के बेटा क्या कर सकते हैं, स्टेरिलाइज नहीं करते हैं। द वर्ड स्टेरिलाइज मीन्स नो पैथोजन, नो बैक्टीरिया, नो वायरस। तो स्टेरिलाइजेशन वर्ड तो अभी अभी आप लोगों ने सीखा बेटा, ये कोविड आने के कारण, कि हाँ अल्कोहल स्प्रे कर लो स्टेरिलाइज हो जाता है, ठीक है। तो नो डाउट कई इंस्ट्रूमेंट्स को बेटा अल्कोहल से ही स्टेरिलाइज किया जाता है, ठीक है। याद करो, जब आपको बेटा इंजेक्शन लगता है तो डॉक्टर क्या करता है, जो निडल है क्या उसे ऑटोक्लेव करके लेके आता है? क्या आपके हाथ को ऑटोक्लेव करता है? नहीं। जिस हाथ पे आपको इंजेक्शन लेना, देखो अल्कोहल से वहां पे रब करता पहले, याद आया? तो अल्कोहल क्यों रब किया? क्योंकि अगर आपके स्किन पे कोई बैक्टीरिया या वायरस है तो वो निडल के साथ भीतर ना जाए, ओके सर। समझ में आया? तो वो भी स्टेरिलाइजेशन तो अभी हमने सुन लिया है अल्कोहल से स्टेरिलाइजेशन होता है, नहीं बेटा, स्टेरिलाइजेशन के हजारों तरीके हैं, ठीक है। बेस्ट वे होता है बेटा इंस्ट्रूमेंट के लिए, क्योंकि अब अपने हाथ को हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते हैं, अपने हाथ को ऑटोक्लेव कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं। तो हमारे लिए बेस्ट वे क्या है? हाँ, बेस्ट वे क्या है? अल्कोहल से या फिर साबुन से स्टेरिलाइज करना, ठीक है। अल्कोहल वाला मैटर भैया थोड़ा महंगा पड़ता है, तो इसीलिए अल्कोहल से स्टेरिलाइज हम ना करके अगर हम साबुन से अगर रेगुलर हाथ को धोते रहते हैं तो वो बेस्ट है। अल्कोहल कहाँ यूज करना है भैया? जहां हम साबुन यूज नहीं कर सकते हैं, हम ऑफिस में जा रहे हैं तो बार बार हमें बेटा पानी नहीं मिलेगा उतना साबुन से हाथ धोने के लिए, तो इसीलिए उस जगह पे अल्कोहल है, ठीक है। अगर मुझे मान लीजिए मेरे मोबाइल फोन को स्टेरिलाइज करना है तो मैं इसे बेटा साबुन से नहीं धो सकता हूँ, मैं क्या यूज करूंगा भैया? हल्का सा कॉटन में अल्कोहल लगाया, इसे वाइप कर दिया, बाहर हो गया। ओके, देन सुरेंद्र अपने डाउट को बोलिएगा जल्दी। सर नॉर्मल वाटर होता है उसको सर हम रिफाइन करने के बजाय सर गर्म करके पिए तो उसमें सर मिनरल्स कम होंगे या बिल्कुल नहीं, मिनरल्स वैसे के वैसे ही रहेंगे बेटा, मिनरल्स में कोई चेंज नहीं होगा, ये कॉमन सेंस का बात है बेटा। तो सर अगर आप उस पानी को इवापोरेट नहीं करने दे रहे हो, पानी को निकलने नहीं दे रहे हो, आप पानी को ढक के रखो, बॉईल करो, पी लो, हो गया। तो सर उसमें इम्प्योरिटीज नहीं रहेगी ना गर्म पानी में? नहीं, इम्प्योरिटीज रहेंगी बेटा। देखो लेड, आर्सेनिक, इन सबको हम नहीं निकाल सकेंगे उसमें से, ठीक है। अगर पानी में आपके लेड और आर्सेनिक जैसे तत्व आ रहे हैं, मेटल्स आ रहे हैं, वो भी खतरनाक है शरीर के लिए, ठीक है। लेकिन बैक्टीरियाज और वायरस तो मर जाएंगे, यस सर, तो ठीक है ना? हाँ, लेकिन आरओ का पानी पीना भी बहुत अच्छा नहीं होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इसी को थर्मासिडोफिल्स को कंप्लीट करते हैं। यहां देखते हैं, जब हम थर्मासिडोफिल्स के बारे में बात करें बेटा तो यहाँ हमारे पास एक वर्ड आ गया, युवराज बोलिएगा। युवराज आपके डाउट बोलिए। सर। हाँ बोलिए सर, रेन वाटर। क्या रेन वाटर? क्या बोलिए बेटा? सर, रेन वाटर पीने में अच्छा रहता है या नहीं रहता सर? जो भी पानी पी रहे हो बेटा धरती पे आप, सब रेन वाटर ही है, सारा का सारा वाटर रेन वाटर ही है, ठीक है। जितना भी पानी हम देख रहे हैं बेटा धरती पे सब रेन वाटर ही है। तो रेन वाटर में क्या अंतर हो जाएगा? वहां H2O क्या हो जाएगा? H2O कुछ और हो जाएगा क्या? H2O ही रहेगा। लेकिन होता क्या है, रेन वाटर में बेटा एसिडिक कंडीशन ज्यादा होता है, H+ आयन ज्यादा होता है। हाँ, H+ आयन ज्यादा होता है, ऐसा नहीं बोलेंगे बेटा, एसिडिक कंडीशन ज्यादा होता है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एनवायरमेंट में कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, और जब ये धरती पे आते हैं तो ये एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो रेन वाटर को अगर लंबे समय तक हम हार्वेस्ट कर ले, रख ले, ठीक है, जमा कर ले कहीं बड़े से टैंक में, फिर उसे बेटा बॉयल करके पिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या कोई भी पानी पियो बेटा, अगर वो पॉल्यूटेड नहीं है, आर्सेनिक, लेड, ऐसी चीजें या बैक्टीरिया, वायरसेस उसमें ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे पी सकते हो, ठीक है। चलिए यहां बात करते बेटा हम लोग हाई टेम्परेचर पे ये थर्मोएसिडोफिल्स सर्वाइव कर रहे हैं। ये थर्मोएसिडोफिल्स जनरली हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, मतलब कि ह्यूमन बॉडीज को बेटा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन
ये बेटा हाई एसिडिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं बेटा, देखोगे सम ऑफ दिस बैक्टीरिया आर एबल टू रिड्यूस सल्फर टू H2S, मतलब कि सल्फर के जो कोर होंगे अर्थ में, जो सल्फर पड़ा हुआ है या पानी में जो सल्फर पूरा सब्सटेंस पड़ा हुआ है, सल्फर को रिड्यूस करेगा, मतलब सल्फर के मॉलिक्यूलर फॉर्म से ये H2S गैस बना देगा अंडर एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन मतलब कि जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये सल्फर को H2S में कन्वर्ट कर देगा। एंड दे आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग सच एज येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये बेटा अमेरिका में एक पार्क है जिसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क, और ये येलोस्टोन नेशनल पार्क कई मूवीज में या फिर कई जगहों पे बेटा बताया गया है, हॉलीवुड मूवीज में बताया गया है इसके बारे में। ठीक है, येलोस्टोन नेशनल पार्क एक जगह का नाम है जो कि बेटा हॉट स्प्रिंग से भरा पड़ा है। ओके, यस पायल, डाउट आपके? सर ये हाई टेम्परेचर पे सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और फिर लो टेम्परेचर पे रिड्यूस करते हैं? नहीं, लो टेम्परेचर नहीं बोला बेटा कहीं भी मैंने बोला बेटा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और बेटा हाई टेम्परेचर पे ये सल्फर वाले कंडीशन मतलब H2SO4 वाले कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं, हाईली एसिडिक कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं। लो टेम्परेचर पे ऐसा नहीं है कि बेटा ये सर्वाइव नहीं करते, ऐसा कहीं नहीं बोला मैंने। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि इनके बॉडी के प्रोटीन्स हाई टेम्परेचर पे डीनेचर नहीं होते, दे आर नॉट गोइंग टू बी डीनेचर्ड अंडर हाई टेम्परेचर। अब आते हैं नेक्स्ट इज ब्लू ग्रीन एल्गी एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो इनको हम पढ़ने से पहले बेटा अभी चलते हैं बेटा ट्रू बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर यू बैक्टीरिया के आर्की बैक्टीरिया दैट इज साइनोबैक्टीरिया के बारे में। हाँ, तो बेटा यहाँ पे किंगडम मोनेरा फिर से हम लोग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेनली हम लोग यू बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। क्या होते हैं यू बैक्टीरिया, देखिएगा स्टूडेंट्स। इन यू बैक्टीरिया कंडीशन आई थिंक यू बैक्टीरिया में स्टार्ट ना करके आपसे बेटा प्रोकार्योट यूकार्योट के होमवर्क के बारे में डिस्कस करना चाहिए। हम यू बैक्टीरिया को मोनेरा को नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं।